जी हाँ, देश में ठाकुर वर्सेस पंडित की नई सियासत शुरू हो गई है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। मौसम चुनावी है, मुद्दों को लेकर मारामारी है। एक मुद्दा खत्म होता नहीं कि दूसरी पब्लिक के सामने आ जाता है। सनातन विवाद पर संग्राम छिड़ा ही था कि जाति जनगणना के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया। महिला आरक्षण को जमीन पर उतारने के लिए एनडीए सरकार ने विशेष सत्र बुला लिया, तो आरक्षण में आरक्षण की मांग कर इंडिया गठबंधन ने जाति के गणित को और उलझा दिया। इस बीच अपनी अपनी तरफ से गारंटियां देने का दौर तो बदस्तूर चल ही रहा है। इससे पहले यह कहें कि अभी भी बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को अपनी सबसे बड़ी यूएसपी मानती है। ये तमाम मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर पिछले कई दिनों से, महीनों से मारामारी आपको नजर आ रही है। गारंटी वर्सेस गारंटी, लेकिन इसके अलावा और तमाम मुद्दे। लेकिन तभी धमाकेदार एंट्री हुई है अगड़ा बनाम अगड़ा विवाद की। जी हां, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। यह एंट्री बिहार की उसी जमीन से हुई है जहां जाति के गणित और रसायन हमेशा से बहुत ज्यादा प्रबल रहे हैं। विवाद ठाकुर बनाम ब्राह्मण का है। संसद में आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर तूफान मचा हुआ है। चुनावी मौसम में आज जातियों के इसी पूरे गणित और रसायन को समझने की कोशिश करेंगे। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का यह मुद्दा आखिर तमाम मुद्दों पर आज की तारीख में भारी पड़ता क्यों नजर आ रहा है, यह समझेंगे। और बिल्कुल यह भी समझेंगे कि आखिर इसका जो असर है वो बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में क्या पड़ने वाला है, बात हम करेंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए बड़ी खबर क्या है। ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आ गया है। ताजा बयान आप जानिए। सब कुछ दिल्ली से तय हुआ। शक्ति यादव की तरफ से यह कहा गया, बीजेपी पर लगाया मामले को तूल देने का आरोप। मनोज झा के खिलाफ मुखर बिहार के ठाकुर नेता। तो यह आपको बता दें, ठाकुर ब्राह्मण विवाद पर आरजेडी की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया वो आपको एक बार फिर बता रहे हैं। सब कुछ दिल्ली से तय हुआ है। यह शक्ति यादव की तरफ से बयान सामने आया है। और देखिए, अगर सवर्ण वोट में फूट होता है तो इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आता है। 2000 के जो 19 के आंकड़े हैं, 2019 के आंकड़े, वो यहां पर आपके लिए गौर करने बहुत ज्यादा जरूरी। तमाम राज्यों के आधार पर आप यूपी, राजस्थान और बिहार में यहां पर देखिए 2019 में बीजेपी को वोट कितना गया। अगर यूपी की बात करें तो ब्राह्मणों ने, यूपी में 82% ब्राह्मणों ने वोट दिया बीजेपी को, क्षत्रिय ने 89% वोट दिया और कुल मिलाकर एनडीए ने 64 सीट इस लिहाज से हासिल की थी, जीती थी। अगर हम बात करें राजस्थान की तो ब्राह्मणों ने 2019 के चुनाव में कितना 82% वोट दिया, क्षत्रिय ने 57% और बीजेपी ने इस लिहाज से 25 सीटों पर विजय हासिल की थी। बिहार की बात करें, यहां पर सवर्ण है 65%, उन्होंने बीजेपी को वोट कास्ट किया था और बिहार में 39 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस तरह से जो सवर्ण वोट बैंक है वो काफी ज्यादा अहम होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जो झगड़ा है वो इसी पर छिड़ गया है। बिल्कुल, और सवर्ण वोटों में फूट का असर क्या हो सकता है, इसकी एक झलक आपने करुणा दिखाई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। नीरज कुमार बबलू हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अपने बयान के बाद मनोज झा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया लगातार चर्चा में है। मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। एनपी सिंह क्षत्रिय महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और ब्राह्मण महासभा की तरफ से बिशन कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जरा सुन तो लें कि मनोज झा ने कहा क्या था। मनोज झा की सुनाई गई वो कविता आपको सुनाते हैं जिसकी वजह से आरजेडी के अंदर ही भूचाल आया हुआ है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर
संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। तो ये देखिए ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का ये मुद्दा कैसे एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। किस बयान से ये पूरी डिबेट शुरू हुई वो हमने आपको दिखाया। जल्दी से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर नवल किशोर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। महिला आरक्षण पर बोलते हुए एक हफ्ते पहले संसद के भीतर आरजेडी के एक ब्राह्मण नेता की तरफ से जो बयान आता है उसे फिर से जिंदा करती है आपकी पार्टी एक ट्वीट के जरिए। जब यह भाषण ट्वीट किया जाता है उसके बाद आप ही की पार्टी के ठाकुर नेता इस बयान के विरोध में बयान देते हैं। क्यों ना यह माना जाए कि सब कुछ आरजेडी की तरफ से प्लान्ड है। अगला जो वोट बैंक है उसमें आपस में सियासी लड़ाई कराने की कोशिश है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं और पूरा देश जानता है कि जो कविता प्रोफेसर मनोज झा ने रेफरेंस के तौर पे, प्रतीक के तौर पे संसद के भाषण में इस्तेमाल किया है वह महान दलित चिंतक ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बिल्कुल। और बोलने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के चर्चित प्रोफेसर और अपने डिबेट के लिए जाने जाने वाले, पूरे देश और दुनिया में जाने जाने वाले व्यक्ति उनका इस्तेमाल एक प्रतीक तौर पे रहते हैं, डिस्क्लेमर के साथ बोलते हैं। इस पर अगर इस तरह की बात और समझ आती है उस व्यक्ति को कविता बार बार पढ़नी चाहिए और अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। कविता के तौर पे कविता एक माध्यम है अपनी बात कहने के लिए। और देखिए असल बात यह है कि भाजपा ने जो हाल एकदम तुरंत के इतिहास में ओबीसी 52% महिलाओं का जो अधिकार हड़पा है, जो मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, जो विधुरी ने संसद के अंतर्गत 15% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन के खिलाफ में जो आग उगला है, जो नफरत की खेती भाजपा पिछले नहीं, देखिए नवल किशोर जी आप सवाल जो है वो बीजेपी पर उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तो आप ही की पार्टी की तरफ से, आप ही की पार्टी के विधायक चेतन आनंद की तरफ से उठाया गया। रार तो आपकी पार्टी के अंदर झगड़ा मचा हुआ है। देखिए ये कोई झगड़ा नहीं है, एक विचार है, उनका विचार है। अगर वो ठीक से समझेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी, उनको कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि समझने के लिए व्यक्ति का भाजपा और राजद में होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति को पहले उस कविता का संदर्भ समझना चाहिए। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि महान दलित चिंतक का उद्देश्य है, उस कविता के माध्यम से आपको यह मालूम नहीं है। अरे भाई, लेकिन वो कविता सुनाई गई संसद के भीतर, बराबरी को अपने अंदर के ठाकुर को मारने की बात कही गई मनोज कुमार झा की तरफ से, और अब उस पर आप ही की पार्टी में रार नजर आ रही है। तो जवाब कौन देगा? और फिर यह भी सवाल पलटकर उठता है ना कि कहीं यह सब कुछ प्लानिंग के तहत तो नहीं हो रहा है। नीरज कुमार बबलू भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बबलू जी, आपने तो मतलब इंतहाई कर दी। आपने कहा कि अगर राज्यसभा में आप होते तो पटक कर पीटते मनोज झा को। एक तो ये अल्फाज जो है इनको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, और दूसरा इसके पीछे क्या सियासत देख रहे हैं? देखिए जिस परिस्थिति में ये बयान दिया गया, आप ये स्पष्ट मानिए कि ये आरजेडी की सोची समझी साजिश के तहत मनोज झा जी ने राज्यसभा में कविता पढ़ा, और कविता के बाद उन्होंने कहा कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। इस कविता से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप ये कहते हैं कि मुझे अपने अंदर के रावण को मारना है, मुझे अपने अंदर के राक्षस को मारना है। आप उसके जगह ठाकुर का नाम रख रहे हैं। आप किस ठाकुर को अपमानित करना चाह रहे हैं? क्या आप यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए उनको अपमानित करना चाह रहे हैं? क्या ब्राह्मण समाज ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनको अपमानित करना चाह रहे हैं? क्या भूमियार समाज अपने नाम में नागपुर के पाठशाला में यही ज्ञान मिलता है? क्या राजपूत समाज अपने नाम में ठाकुर लगाते हैं उनको अपमानित करना चाह रहे हैं? ये एक सोची समझी साजिश है आरजेडी की। चुनाव आ रहा है, पता है लोगों को कि आरजेडी का जनाधार खिसक गया है, सभी समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, इसलिए इस तरह का साजिश किया जा रहा है। बबलू जी, लेकिन क्या मनोज झा की पढ़ी गई कविता को जानबूझकर, ये साजिश, एक मिनट सुनिए, सवाल सुनिए बबलू जी, मनोज झा की पढ़ी गई कविता को जानबूझकर क्या अगड़ा बनाम अगड़ा की सियासी लड़ाई की तरफ मोड़ा जा रहा है? ये आपको भी लगता है? क्योंकि उन्होंने अपनी कविता से पहले डिस्क्लेमर तो दिया था, वही शाब्दिक
मैं शब्द वही पर मत कह रहा जाइए। हूं। ठाकुर जो शब्द का मैं वही इस्तेमाल वो कह कर रहा रहे हैं हूं। उस पर मत जाइए, मनोज भाव झा, को समझिए। एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूं जी। कि आरजेडी ने मनोज झा को मुखौटा के रूप में इस्तेमाल किया है। अच्छा। एक ब्राह्मण नेता कोई अगर इस तरह का पढ़ेगा तो ब्राह्मण राजपूत में लड़ाई हो जाएगी। अरे, मैं मुखौटा दावे का के तौर पे प्रचलन कहना भाजपा में चाहता है। हूं कि कोई लड़ाई सरजमीन पे नहीं होने वाली है। मनोज झा जी को कोई ब्राह्मण नेता नहीं मानता है। शिवानंद तिवारी को कोई ब्राह्मण अपना नेता नहीं मानता है। ये सब आरजेडी के दलाल हैं और आरजेडी के सही मुखौटे बोला हैं। आपने। उसी तरह ये लोग बयानबाजी नीरज करते जी, हैं। लेकिन आप आरजेडी देखिए, के- इतना नीरज जी, अगर मनोज झा की तरफ से ये बयान दिया गया तो आप मुंह तोड़ देंगे उनका। ये भाषा जस्टिफाइड है। दर्शाता है इतना घटिया बात। मैं ये कहा कि मेरे सामने कोई इस तरह बयान करता, मैं सीधे तौर पर बताना चाह रहा हूं कि एक एक चीटी पर भी पैर पड़ता है तो वो भी काटता वही है। आपका कविता चरित्र पढ़ने है। वाले ये क्यों भूल रहे हैं कि कविता में कह रहे हैं कि ठाकुर कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, ये क्यों बोल रहे हैं कि जब लड़ाई हुई थी, अरे पहले जब मुगल कविता आतताई समझ देश तो पर लीजिए। आक्रमण किया था तो लाशें बिछी थी ठाकुर की, गर्दन कटा था ठाकुर का, औरत विधवा हुई थी ठाकुर की। ये ठाकुर वाले क्यों बोल रहे हैं कि ठाकुरों का देश के प्रति क्या बलिदान है? ठाकुर ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। ठाकुर ने इस देश अरे भाई के लिए नीरज बलिदान कुमार दिया है। बबलू, और कुछ नीरज कुमार किया है। बबलू जी, आप ठाकुर कह रहे हैं ने आरजेडी की साजिश किया है। है, प्लान करके ये बयान दिलवाया गया है और उसके बाद एक आरजेडी के ही ठाकुर नेता से रिएक्शन दिलवाया गया है। तो फिर आपने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देकर इस बयान को और इस सियासत को और तूल क्यों दे दिया? आपको समझना पड़ेगा। आप सवाल नहीं सुनते ना ठाकुर जो बबलू है, जी। देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया। बबलू जी, अगर ये आरजेडी की साजिश है, अगड़े बनाम अगड़े की सियासी लड़ाई करवाने की कोशिश है, तो आपने अपने बयान से इस लड़ाई को और तूल क्यों दिया? पूरा सभी समाज भाजपा की तरफ जा रहा है, इसलिए आरजेडी षड्यंत्र कर रही है। इनको पता है, इनको अरे तो पता है बेचैन कि क्यों आरजेडी है? का एक भी सीट नहीं आने वाला है। पिछले चुनाव की बेचैनी तरह किस बात की जैसे है? इनको एक सीट नहीं मिला था, आगे भी इनको एक सीट नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस तरह का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। आप याद अरे करिएगा। चलिए ठीक है बबलू जी, भूरा बाल बबलू जी, जरा ठाकुर वोट बैंक का जब इतना जिक्र हो रहा है तो उसके सियासी गणित को भी समझ लेते हैं। और आपसे दरख्वास्त ये है कि जब आप बोला कीजिए तो अपनी बात कंप्लीट करके दूसरे की बात सुना भी कीजिए। जो मैंने सवाल आपसे पूछे आपने सुने ही नहीं, आप बोलते रहे बस। आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज। आइए अब समझते हैं कि ठाकुर वोट की अहमियत क्यों और कितनी है। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, उससे आप काफी कुछ अनुमान लगा पाएंगे। ठाकुर आबादी का वोट कनेक्शन जरा समझ लेते हैं। देश में राजपूतों की आबादी जानते हैं कितनी है? करीब 7.5 करोड़। ठाकुर आबादी का वोट कनेक्शन देखिए। देश की आबादी में राजपूतों का प्रतिशत करीब 5% है, 5%। बिहार की अगर बात करें, असर बिहार की 30 से 35 विधानसभा सीटों पर ठाकुर वोट बैंक का पड़ता है और यह निर्णायक माने जाते हैं। कितनी? 30 से 35 विधानसभा सीटों पर असर। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में ठाकुर करीब 11% हैं। तो ठाकुर वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है तमाम सियासी दलों के लिए, यह समझिए। 15 राज्यों की 500 विधानसभा सीटों पर ठाकुर वोट बैंक निर्णायक माना जाता है, जबरदस्त असर छोड़ता है। रामकृपाल सिंह जी, क्या लगता है आपको इस सियासत के पीछे असली वजह कौन है? ठाकुर के कुएं से सियासत का पानी निकालने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा जी। मनोज जी ने जो भी कहा है, जो कविता पढ़ी है उन्होंने, हकीकत तो यह है कि एक कविता करीब उसी समय एक भी लिखी गई थी कि बदनाम हुए बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। मैं केवल एक कह रहा हूं कि मनोज झा जी ने जी 70-75 साल में इंदिरा गांधी के, नेहरू के समाजवाद, लोहिया के समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के और जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति के जितने भी रहे 75 साल में बिहार और बंगाल में उन्हीं ताकतों का शासन रहा है जो सामाजिक न्याय के लिए पैदा हुई थी, सामाजिक आंदोलन। और सन 74 में जिससे लालू यादव और नीतीश कुमार वगैरह पैदा हुए, तब ये नारा था, दाम बांधो जाति तोड़ो भूमि सुधार, जयप्रकाश जी का नारा था।
आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है। तो मनोज जी आत्मकथा लिख रहे थे कि 75 साल में अभी भी हमारे यहाँ ठाकुर का कुआं है। शायद वो गांव में गए नहीं होंगे, कुआं पट चुके हैं। चापाकल लग रहा था, एक लालू जी के जमाने में गांव में लगाया गया तो लालू जी नाराज हो गए, उसको उखाड़ो। बोला क्यों साहब? बोले अगर तुमने एक घर के एक गांव में लगा दिया तो सब गांव वाले मांगेंगे, और कहां से हम लगाएंगे? उखाड़ो। तो ये जो गरीबी को आप लोग पोसते आए उसी का आबिचुअरी लिख रहे थे मनोज जी। क्यों आज बिहार में ये हालत है? 75 साल से वहां कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही, बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं रही। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ 2 राज्यों की तारीफ की है 2005 से भूमि सुधार के लिए। सुन लीजिए नवल किशोर जी, आपके यहाँ तो आपके राज्य में अरे कितना झूठ बोलते हैं सर, ऑनलाइन कितना झूठ बोलते हैं। भूदान हो चुका 2005 से आपकी ऑबिचुअरी लिखी है उन्होंने किस तरह। झूठ बोलने की क्या मजबूरी है? आप लोग क्या मजबूरी है झूठ बोलने की? और नए सर मानी चाहिए सर, मंडल सर मानी चाहिए सर, मंडल ये सर मानी चाहिए आपको सर। अरे नवल किशोर जी, फेल नहीं हुआ, आपकी नींद हराम कर दी। ये सुन लीजिए, आपकी नींद हराम कर दी। बिहार बनाया है ना वो बिहार। किशोर जी इतना सर आपसे उम्मीद नहीं थी, आप वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहे हैं। एक मिनट नवल किशोर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहे हैं। अरे उनकी वरिष्ठता दिख गई, सियासी आरोप प्रत्यारोप दिख गई है। पत्रकारों से परे रखिए जी, मुद्दे पर बात कीजिए। मैं सही बोल रहा हूँ, आप समय दीजिए मैं बताता हूँ। तो बोलिए ना, आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोलिएगा। दीजिए मैं बताता हूँ। जी बताइए, बोलिए बोलिए। हालत क्या है? एक मिनट रामकृपाल जी बताइए, बोलिए। नवल किशोर जी बोलिए। सर 10 सेकंड भाई बोलिए जी। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, आपका सम्मान भी करता हूं। 2005 आप बोल रहे हैं 2005 से, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप बहुत झूठ बोल चुके हैं। 2005 से भाजपा शासन में ही थी क्या? मलाई खा रही थी? अरे भैया आरएसएस क्या कर रहा था वहां पे? आप बोल रहे हैं कि भाजपा शासन में ही नहीं। बताइए भाजपा का आप कौन सा बात करते हैं? मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन था? बीजेपी का? अरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन था? वो लोग क्या कर रहे थे? क्या आप बात करते हैं सर? आप देखिए भाजपा ने तमाम कोशिश कर दी है धार्मिक रामबंदी करने का। आप बताइए तो 5 के पहले स्वर्ग था। सामाजिक न्याय सबसे बड़ी चिंता किसके लिए है? कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश सामाजिक क्या किया? आप बोलते हैं, अरे आप बोलते हैं मंडप कर्पूरी ठाकुर किसने बोला था? आरक्षण नीति कहां से आई? कर्पूरिया के बारे में किसने बोला था? उनका रिएक्शन ले लेते, नौकरी के बदले जमीन। इस डिबेट को और विस्तार देंगे। आप लोग हमारे साथ एनपी सिंह जी भी हैं, नवल किशोर जी, रामकृपाल जी। एनपी सिंह जी के पास में जा रहा हूं जो कि क्षत्रिय महासभा से हैं। एनपी सिंह जी, कई सालों पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जिस कविता को लिखा, जिसमें काफी पुराने वक्त का इसमें पूरा जो संदर्भ है वो दिया गया है, और डिस्क्लेमर के साथ आरजेडी के ही जो ब्राह्मण जो सांसद हैं वो बकायदा इस कविता को पढ़ते हैं। कैसे आप देख रहे हैं? क्या आप इसको वैसे ही देखते हैं जैसे कि ब्राह्मण जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, या फिर वैसे देख रहे हैं जो कि डिस्क्लेमर के साथ इसमें कहा जा रहा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो मनोज झा जी ने जिस तरह से इसको बयान को दिया है बहुत ही शर्मनाक है, देशद्रोही उनका बयान है। ये जातियों को बांटने का बयान है, देश को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कोशिश की है। इसको इस तरह के बयान देकर ब्राह्मण को और क्षत्रियों को लड़ाने की कोशिश की है। ये नहीं होना चाहिए। देशद्रोही का काम है, उनके खिलाफ देशद्रोही के कानून लगाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय हमेशा मिलकर काम करते हैं। इस देश में जो कुर्बानी ठाकुरों ने दी है, क्षत्रियों ने दी है, वो कभी भी वो उन लोगों ने नहीं दी जो इसको बांटने का काम कर रहे हैं। आज उनको अगर वो कहते कि भाई मेरे अंदर के रावण को मारो, मेरे अंदर के राक्षस को मारो, मेरे अंदर के गलत लोगों को मारो, बात समझ में आती। उन्होंने तुलना कर दी। सर सुन लीजिए, उन्होंने तुलना राक्षसों से कर दी ठाकुर की। ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया ठाकुरों के लिए। ठाकुरों ने पूरे देश की रक्षा की है आज तक। पूरे देश के लिए जो लड़ाइयाँ ठाकुरों ने लड़ी हैं वो कोई नहीं लड़ पाया आज तक। आपने उनको बदनाम करने का काम किया है।
आपके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, FIR होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए आप लोगों को। जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह के बयान आपने दिए, आपने पार्टियों को लड़ाने के लिए काम किया, आपने सरकार को बर्बाद करने का काम किया है। आप ऐसे काम मत करिए। ठीक है, अरे कभी कुछ कर लिया कीजिए। नवल किशोर जी, थोड़ा सुनने की भी आदत डालिए। आप मुस्कुरा रहे थे ना, क्षत्रिय महासभा के तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अरे हास्यास्पद है, सुनिए, आप हास्यास्पद है, भी विरोध कर रहे हैं। ज्ञान प्रदर्शन हास्यास्पद है। नवल किशोर जी, हास्यास्पद तो आपने उनके बयान को कह दिया, अपने सहयोगियों के बयान को क्या कहेंगे? जेडीयू के साथ मिलकर सत्ता चला रहे हैं ना बिहार की। के भाषा का नवल किशोर जी, जेडीयू के नेताओं के बयान सुनिए। जेडीयू के नेता मनोज झा के बयान से किस तरह से बिफरे हुए हैं, सुनिए जरा। तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी। हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा क्षत्रिय समाज देगा। क्षत्रिय कुल अगर प्यार से गर्दन मांगोगे तो गर्दन भी दे देगा, या गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे, चिंता नहीं करो। अगर आप करैत सांप देखें और मैथिल ब्राह्मण देखें तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारें। क्या यह आज के परिप्रेक्ष्य में उचित है? जब आप ऐसी बातें सुन नहीं सकते हैं तो ऐसी बातें बोलते क्यों हैं? आपको अगर उपमा देना होता है तो ठाकुरों पर ही उपमा क्यों? वो अपने आप में उपमा करें, अपने अंदर का ब्राह्मण मारें, उससे भी समाज सुधरेगा। नवल किशोर जी, बताइए अब क्या कहेंगे? जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं को आपने सुना, अपनी जाति के बारे में जब ऐसी बातें सुन नहीं सकते तो दूसरे की जाति के बारे में ऐसी बातें बोलते क्यों हैं? देखिए, ये मैं फिर बोल रहा हूं कि जितनी भी बातें कही जा रही है वो बिना समझे हुए। दो तरह की मानसिकता है, एक है प्रगतिशील मानसिकता, दूसरा है प्रतिगामी मानसिकता। प्रतिगामी मानसिकता वाले लोग कह सकते हैं कि 2005 से लेकर भाजपा कोई भी शासन में ही नहीं आई, वहाँ के कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वहाँ के मंत्री ही नहीं थे। ये प्रतिगामी सोच है। जो ये कहे कि संविधान संगत मंडल कमीशन लागू करने से सामाजिक न्याय आया ही नहीं, ये प्रतिगामी सोच है। ये ब्राह्मण क्षत्रियों को लड़ाएंगे, आप ब्राह्मण क्षत्रियों को लड़ाएंगे इस तरह से? क्या देश को बर्बाद करेंगे इस तरह से? नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, आपके ऊपर आरोप जानते हैं क्या लग रहा है? मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, सुनिए नवल किशोर जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि ब्राह्मण नेता से बयान दिलवाया गया, एक ठाकुर नेता से रिएक्ट करवाया गया, क्योंकि आप चाहते हैं ठाकुर ब्राह्मण लड़े, हिंदू वोट बैंक जो है वो बट जाए, बीजेपी को नुकसान हो, ये मंशा है। मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूं आपसे। जात से दूसरे जात को ये लड़ाना चाहते हैं। एक मिनट, नवल किशोर जी जवाब दीजिए, उसके बाद बबलू जी आप बोलिएगा। जी नवल किशोर जी, सफल नहीं होंगे। बोलिए नवल किशोर जी। देखिए आपके अनुसार गर्दन काटने की भाषा, पटक कर मारने की भाषा, जीभ निकालने की भाषा बहुत अच्छी भाषा है ये, क्योंकि ये भाजपा के प्रयोगशाला में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जो व्यक्ति एक दल, मैं फिर कह रहा हूं, अरे भाई बबलू जी के बयान पर आप थोड़ी बच पाएंगे मेरे सवाल से। नहीं पहुंच पाएंगे। अरे बबलू जी कौन है भाई? बबलू जी को अगर समझ में आता कविता तो ये बोलते ही नहीं। ये तो शर्मनाक चरित्र भाजपा का है, मुखौटा भाजपा में लोग का है। आप बताइए कि नहीं, लेकिन नवल किशोर जी, आप सवाल तो बार-बार देखिए आप उठा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन आप ही के तो सहयोगी, आप ही के तो जो सहयोगी है वो आप पर हमलावर हैं, मनोज झा पर वो हमलावर हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति में समझदारी की संकट है तो वो दल से कहा आता है। मैं फिर कह रहा हूं कि समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं, आप अपने सहयोगियों की समझदारी पर भी सवाल उठा रहे हैं। मतलब आप जो कह रहे हैं वो कोई समझ नहीं पा रहा है, आपके सहयोगी भी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। चलिए मान लेते हैं बबलू जी, लेकिन जिस सवाल का मैंने जिक्र किया था, असल मसला वही है क्या? ब्राह्मण ठाकुर अगर लड़ेंगे तो हिंदू वोट बैंक बटेगा, ये मंशा है क्या? चलिए ठीक है, एक बार चेतन आनंद जो कि नवल किशोर जी, एक सेकंड नवल किशोर जी, चेतन आनंद जो कि आप ही के पार्टी के विधायक है, जिनकी तरफ से कड़ा विरोध दर्ज किया गया, बयान जारी किया गया, एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या बोला मनोज झा के बयान के बाद। कविता, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है
कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबलू जी, सुना आपने आरजेडी के अंदर से ही किस तरह की आवाजें उठ रही हैं मनोज झा के बयान के खिलाफ, क्या मंशा नजर आती है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मैं पूरी तरह स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि ये बयान पूरी तरह आरजेडी का साजिश का हिस्सा है। लोगों, आरजेडी वालों को पता है कि हमें पहले भी एक भी लोकसभा में सीट नहीं मिला था और आगे भी यही स्थिति होने वाली है कि एक भी सीट मिलने का कोई आसार नहीं है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से काम चल रहा है पूरे देश में, जिस तरह से दुनिया में नाम हो रहा है, इनको लग रहा है कि इनके प्रभाव से एक भी सीट नहीं होने वाला है, इसलिए ये समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आपके बयान के पीछे मंशा क्या है? हिंदू वोट बटेगा, इससे चिंतित हैं आप? अगर ठाकुर ब्राह्मण आपस में लड़ेगा तो हिंदू वोट बटेगा, इससे चिंतित है, ये तो मान लीजिए ना फिर कम से कम। पिछड़ा को दलित से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये साजिश में ये पूरी तरह नाकाम हो जाएंगे। इनको पता है कि हमारा जनाधार खिसकने वाला है। आप याद करिए बयान आरजेडी के सुप्रीमो का, भूरा बाल साफ करो, आरजेडी का सफाया हो गया और वही सफाया की स्थिति पुनः होने वाली है। अरे नीरज जी, बिल्कुल झूठ है। चलिए ठीक है, नवल किशोर जी, एक बार आपके पास आएंगे, फिर से जवाब लेंगे इस पर जो नीरज जी की तरफ से। लेकिन एक और हमारे खास मेहमान स्टूडियो में है बिशन कौशिक जी, जो कि ब्राह्मण महासभा से हैं। बिशन कौशिक जी, जो ये अगड़ा बनाम अगड़ा हो रहा है, ठाकुर वर्सेस जो ब्राह्मण हो रहा है, जो कुछ कहा गया मनोज झा की तरफ से, इस पूरी सियासी लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? किस नजरिए से आप देख रहे हैं? ये बिल्कुल राजनीतिक लड़ाई है। ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं रहा। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के आज तक का इतिहास है, आप उठा कर देख लें। ब्राह्मण ने सभी समाज को, सभी जातियों का सम्मान करते हुए एक सूत्र में पिरो करके इस राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य किया है। आप देखें कि ब्राह्मण, जो बात कही ब्राह्मण ने, चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाक्ष है, भगवान गीता ने भगवान कृष्ण ने ये बात बोली थी, लेकिन कृष्ण ब्राह्मण जाति से नहीं थे। हमने उस बात को आत्मसात किया। वेदों में एक मंत्र कहा गया है, ब्राह्मणो श्यामुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः। ब्राह्मण इस सृष्टि का, इस पूरे समाज का मुख है, तो क्षत्रिय इसकी भुजाएं हैं। अगर किसी शरीर में से आप भुजाएं काट देंगे या उसका मुख काट देंगे, वो समाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कुछ लोग ये जातिगत राजनीति करके अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के बयान देते हैं। मैं कहता हूं, आज इस मंच के माध्यम से मैं एक बात उठाना चाहता हूं, अगर ये जातिगत झगड़ा खत्म करना है तो सरकार की सारी सुविधाएं आप आर्थिक आधार पर लागू करिए, जाति का भेद अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी एक ही हैं, एक ही परिवार है, एक ही कुटुंब है, एक ही घर है। हम किसी से अलग नहीं हैं और ये सब बांटने का कार्य करें। हमें बचना है इन लोगों से। और जैसे पिछले सनातन धर्म के विषय में बात कही थी, सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, तो हमें उससे ही बचना है। अब ये आपस में हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर ये आपस में लड़वाने की कोशिश है, हिंदू वोट बैंक को बांटने की कोशिश है। राम कृपाल सिंह जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश ओबीसी वोट बैंक को साधने की हो रही है। अब 50 से 52% ओबीसी वोट बैंक है अगर पूरे देश की हम बात करें तो, और 2019 के ये नतीजे बताते हैं कि 37% जो ओबीसी वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ गया था। क्या आपको लगता है कि अब इसी को साधने की कोशिश करते हुए, क्योंकि 5% और 5% का आंकड़ा सामने आता है ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक का बिहार की नजर से हम देखें तो इनको आपस में लड़ाकर वो 52% को साधने की कोशिश की जा रही है क्या? मैं एकदम, आप सही कह रहे हैं। 2 मिनट का समय मुझे दीजिएगा प्लीज, बीच में कोई बोले नहीं, मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, ये सारा फ्रस्ट्रेशन क्यों है आरजेडी का, जिसका भी कहिए। देखिए हकीकत क्या है। मंडल आया था, मंडल जब आया था तो लगा था कि ये जो 52% पिछड़े 50% हैं, देखिए पूरे हिंदुस्तान में अगर आप एक सेब ले लें, सेब को ऐसे आधा काट दीजिए, आधा हटा दीजिए, पिछड़े हैं, और आधे के 3 फांक कीजिए, उसमें सवर्ण, दलित, माइनॉरिटी, ये करीब करीब 1 तिहाई, 1 तिहाई, 1 तिहाई। तो अब ये जो 52% था, जब मंडल आया तो लोगों को लगा कि अब ये जो 52% 50% है इंटैक्ट रहेगा। लेकिन जो अंतर विरोध जमीनी होते हैं,
20 साल में क्या हुआ कि वो जो दही था उसको मथा गया तो दो चीजें निकली, मक्खन और मट्ठा। मक्खन रह गया इन जातियों के पास जो सोकाल समाजवादी आंदोलन आरजेडी पर, मट्ठा जो था वो अमित शाह की तरफ चला गया। 37 से 38% जो छोटी जातियां थी जी। जिनको ये लोग गिनते नहीं थे, उन्होंने देखा कि 20 साल में हमारी हालत तो बदतर हो गई, और जो मेरे बगल वाला था उसके घर में साइकिल की जगह स्कॉर्पियो खड़ी हो गई। वो 2014 से लेकर के 2022 तक बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। अब इंडिया अलायंस को चिंता इस बात की है कि कैसे क्या किया जाए। तो महिला आरक्षण में ओबीसी गायब है, फलाना, ये कोशिश हो रही है कि किसी बहाने या तो ये इकट्ठे हों, और नवल किशोर जी की मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो इस पर रजामंद भी है। एक लाइन और, एक जल्दी से सर, वक्त जा रहा है, वक्त खत्म एक लाइन और जी। तो कोशिश ये हो रही है कि उनको पता है कि ये 37% नहीं लौटेंगे, नहीं तो लौटेंगे। वो क्या कर रहे हैं कि जो सवर्ण है, अच्छा, उसमें सवर्ण में बंटवारा कर दो। और लालू जी का जो पुराना फार्मूला है, माई यानी मुस्लिम और यादव, इसको समृद्ध करो, और 2-4% अगर ब्राह्मण अपनी तरफ आ जाएं या फलाना आ जाएं तो हम जीत सकते हैं। ये माई का फार्मूला समझ रहे हैं नवल किशोर साहब, जो बहुत 39% से घटकर 24% पर आ गए। 2014 से 19 में तमाम क्षेत्रीय दल, ओबीसी वोट बैंक का मैं जिक्र कर रहा हूं, चिंता इसी बात की है क्या? यही है। देखिए, तीन बात बहुत स्पष्ट है, सुन लीजिए। पहली बात ये कि जिस विधुड़ी ने संसद के पटल पे फिर विधुड़ी 15% मंडल की बात कहिए ना, 37% आपको छोड़ करके बीजेपी में क्यों गए? अरे बोल रहे हैं 37% घबराते हैं, मैं बता रहा हूँ, क्यों गए? बता रहा हूँ, घबराइए मत। आप बताइए बीजेपी किए जा रहे हैं। रामकृपाल जी, अब उनको बोलने दीजिए। बिहार में आई सत्ता में, मैं बोलिए। अरे सर, 1 मिनट रुक जाइए जी। रामकृपाल जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप मंडल आयोग का रिपोर्ट भी नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो बोलना नहीं चाहते। अच्छी तरह से पढ़े हैं, मात्र 40 में मात्र 2 लागू हुआ है, पढ़े हैं, और बोलना नहीं चाहते हैं आप। शर्म आती है आपको बोलने में कि केवल 2 ही लागू हुआ है, केवल नौकरी और शिक्षण संस्थानों में। उसके अलावा 38 अनुशंसा थे जिस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। आप बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का नाम गिनाने के लिए प्रधानमंत्री का रोहिणी रिपोर्ट आई हुई है, रोहिणी रिपोर्ट आ गई है, आदिवासी को बनाया आपका रोहिणी रिपोर्ट। चलिए ठीक है बबलू जी आखिर में 10 सेकंड में जल्दी से बताइए, मंडल के जवाब में कमंडल आया, तो आपकी ओबीसी वोट बैंक को साधने की जो कोशिश हो रही है उसका जवाब क्या है आप लोगों के पास? देखिए, ओबीसी वोट पूरी तरह जो प्रताड़ित होता रहा इतना दिनों से, वो आप मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो गई है। उनका विकास हो रहा है, उनका भरपूर उनको मदद दिया जा रहा है। ठीक है, मदद से, इस इकट्ठापन से आरजेडी घबराया हुआ है, इंडिया गठबंधन घबराया हुआ है। ठीक है, इसको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में, ठीक है, इसलिए आप लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।